Hello friends, welcome back to Learn English with Anjali Pawar, your ultimate guide to learn English grammar and literature. So, हमने लास्ट क्लास में हमारा फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन एंड बाय अल्फोंसे डॉरेट उसको हमने कंप्लीट किया, राइट। हमने उसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखी, उसकी समरी देखी और उसके क्वेश्चन आंसर्स को देखा। अब उस चैप्टर को हमने अच्छे से फिनिश कर लिया और आज हमें चलना है हमारे सेकंड चैप्टर पे, विच इज़ लॉस्ट स्प्रिंग ऑफ द बुक फ्लेमिंगो, राइट। द लॉस्ट स्प्रिंग किसने लिखा है? ये बाय एनीस जंग ने। तो जो ये हमारा चैप्टर है इसको आज हम शुरू करने वाले हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू, मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में देती हूँ। जो लॉस्ट स्प्रिंग है ना, देखो लॉस्ट मतलब खो जाना और स्प्रिंग मतलब एक ब्यूटीफुल सीजन होता है जो चाइल्डहुड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये यहाँ पे ये जो वर्ड है लॉस्ट स्प्रिंग, यहाँ पे ये जो हमारी ये ऑथर है वो क्या कहना चाह रही है कि लॉस्ट स्प्रिंग, कुछ बच्चों का जो स्प्रिंग है, जो चाइल्डहुड है, वो क्या हो गया? लॉस्ट हो गया, है ना। तो और यहाँ पे जो ये बताना चाह रही है कि ये जो चैप्टर है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। इसमें दो स्टोरीज है, दो बच्चों की स्टोरीज है। जो पहली स्टोरी है वो है साहिब आलम। ये एक रैग पिकर है ना। रैग पिकर कौन होता है? कूड़ा बीनने वाले लोग। और वहाँ पे जिस एरिया में वो रहता है वहाँ पे सभी यही काम करते हैं, कूड़ा बीनने का ही काम करते हैं। और जो दूसरी हमारी जो पोएम है वो मुकेश नाम का एक बच्चा, और वो क्या कार मैकेनिक बनना चाहता है लेकिन वो नहीं बन पाता है क्योंकि जो उसकी फैमिली है ना वो एक ट्रेडिशनल उनका प्रोफेशन है, क्या है वो? बैंगल मेकिंग का। और वो चाहते हैं कि वो भी बैंगल मेकिंग ही करे, वो कुछ और नया या कुछ और करने की ना सोचे। तो इस तरीके से दो पोएम है। और हम आज हम जो कवर करेंगे वो हमारी फर्स्ट पोएम होगी जो साहिब आलम के बारे में। तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इसके बारे में सुन लो कि क्या है ये, क्या क्या है इसमें, है ना। कि जो वो बच्चा है साहिब आलम, वो रैग पिकिंग का काम करता है, ठीक है। और वो ये कहता है कि जो अगर रैग पिक करते वही है, मतलब कि कुछ कूड़ा बीनते हुए उसको कुछ ऐसी चीज मिल जाए जो उसके लिए यूजफुल है, तो वो उसको उस गोल्ड के इक्वल लगती है, इतनी प्रेशियस लगती है। जैसे कि हमारे लिए क्या है प्रेशियस? गोल्ड में जो स्टोन्स हो गए हैं ना, या फिर डायमंड हो गया, ये सारी चीजें हमें अट्रैक्ट करती है। लेकिन वो जो बच्चा वो ये कह रहा है कि जो भी कोई काम की चीज है, जैसे 1 रुपए का कॉइन हो गया, 10 रुपए मिल गए, या उसके पास फुटवेयर नहीं है, चप्पल नहीं है, या फिर चप्पल मिल गई, तो वो क्या है उसके लिए? गोल्ड के इक्वल है। तो इस तरीके से वो उसको कंपेयर करता है गोल्ड से, राइट। और फिर उसकी भूख और बढ़ती है कि अगर कोई चीज मिल गई तो फिर वो और मतलब कि ये चाह रहे, वो कह रहा है कि वो बीनना और चाह रहा है कि काश मुझे कुछ और चीज मिल जाए, कुछ और चीज मिल जाए, इस तरीके से वो कह रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे ऑथर वो ये कह रही है कि देखो ये जो इतनी टेंडर एज होती है ना, इसमें बच्चा क्या कर रहा है ना, उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ को चेंज कर सके। अदरवाइज वो एक पॉवर्टी के लूप में तो फंस ही चुका है, ठीक है। लेकिन उससे बाहर निकलने का जो वे है ना, एजुकेशन, वो उस तक नहीं पहुंच पा रही है। तो यही यहाँ पे इसी को ही यहाँ पे हाईलाइट कर रही है कि एजुकेशन अगर नहीं है तो फिर बच्चा क्या करेगा, है ना। वो जो उसका ये रैग पिकिंग का काम है ये फिर जनरेशन तक चला जाएगा और इससे बहुत सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसकी लाइफ में ना, कुछ है ही नहीं। उनका तो अल्टीमेट एम ये है कि रात को सोने से पहले खाना मिल जाए अच्छे से। वो और वैसे भी ये ह्यूमन का वो नेचर है कि जब बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही तो वो बड़े ड्रीम्स या कुछ अचीव करने का नहीं सोच सकते हैं। जब खाना ही नहीं मिल रहा है, खाने के लिए शॉर्ट ही नहीं कि खाना मिलेगा या नहीं, तो कोई कैसे सोच सकता है कि मुझे डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ बहुत बड़ा करना है लाइफ में। तो ये बहुत पहले ह्यूमन जो बेसिक नेसेसिटीज है ना वो कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद हम कुछ और सोच सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है कि इसी के बारे में है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम अबाउट द ऑथर, जैसे कि हम हमेशा देखते हैं, एनीस जंग ये नेम है, ये है मिस एनीस जंग। 1944 was born in रौरकेला and spent her childhood and adolescence in हैदराबाद। ये क्या कह रहे? रौरकेला में इन्होंने इनका जन्म हुआ था और इन्होंने अपने चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस की जो एज है वो हैदराबाद में बिताई है। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो एजुकेशन इनकी हुई है वो बेसिक एजुकेशन है वो हैदराबाद से हुई है, उसके बाद ये अब्रॉड चले गए, वहां से ये पढ़ कर आए हैं, ठीक है। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, दोनों के दोनों पेरेंट्स, मदर एंड फादर दोनों ही राइटर थे। एनीस जंग बिगन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया, और इन्होंने भी राइटिंग के ही काम को चूज किया अपने लिए, ये भी राइटर ही बनी, ठीक है। लेट्स मूव अ बिट फर्दर। She has been an editor and columnist of for major newspapers in India and abroad। ये क्या कह रही है कि ये एडिटर है ना, एडिटोरियल्स लिखती हैं एंड जो कॉलम आते हैं न्यूज़पेपर में उसमें भी लिखती हैं, कॉलमनिस्ट भी हैं ये। एंड हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और बहुत सारे बुक्स भी लिखे हैं इन्होंने। द फॉलोइंग इज एन एग्जैक्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग स्टोलन स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो ये जो एक एक्सट्रैक्ट कह सकते हैं, एक पैरा कह सकते हैं, एक पार्ट कह सकते हैं, जो इन्होंने एक बुक लिखी है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उससे ये एक स्टोरी ली गई है।
Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. ये क्या कह रही है, जो ये इसमें ये क्या दिखाना चाह रही है कि जो पोवर्टी है ना वो मतलब ये क्या कर देती है, ग्राइंड कर देती है इंसान को, मतलब कि क्या क्या ही सोचे वो और क्या ही करे। पुअर होना तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है ना, क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकते। कुछ भी करने के लिए हमारे पास कुछ तो होना चाहिए, जब कुछ है ही नहीं तो करेंगे क्या, राइट। सिमिलरली वो क्या कह रही है, जो ट्रेडिशंस है, जो ट्रेडिशनली जो चीज चलती आ रही है ना, उसमें भी चेंज लाना इतना इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो और यही ये जो बच्चे हैं ना, इनकी लाइफ को एक्सप्लॉइट कर रही है यही चीज, पॉवर्टी, और जो ट्रेडिशनली जो चीजें चलती आ रही है, चेंज हो नहीं सकता। पॉवर्टी की लूप से भी बाहर निकलना बहुत टफ है, इतना इजी नहीं है ना। तो हमें बड़ा थैंकफुल होना चाहिए कि यस हमारी ऐसी कंडीशन नहीं है ना, क्योंकि और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है ना, फिर भी वो हैप्पी नहीं है, फिर भी उनको गॉड से ना शिकायत रहती है कि ये नहीं है वो नहीं है। अरे भाई तुम ये देखो, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, दोनों टाइम का खाना भी नहीं मिल पाता कुछ लोगों को, और जब हमारी नीड्स फुलफिल होती जा रही है तो हमारे तो नखरे ही नहीं खत्म होते हैं ना। तो ये हम लोगों को आज की जनरेशन को ये चीज समझनी चाहिए कि भाई अगर पेरेंट्स हैं है ना, वही सबसे बड़ी बात है, और वो एक हमें अच्छी लाइफ दे पा रहे हैं, तो इससे ज्यादा हम उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है ना, और उनके लिए बहुत अच्छा करना है ना, उनको हैप्पी करना है, क्योंकि वो जब पूरी लाइफ हमारे लिए हमारे ऊपर ही लगा देते हैं सब कुछ सेक्रीफाइस करके, तो हमारा जो बच्चे हैं उनका भी तो कुछ ना कुछ फर्ज बनता है ना कुछ तो उनका भी होगा कि चलो ठीक है पेरेंट्स ने इतना किया तो अब हमें भी करना है। या फिर हम यही थोड़ी ना कह सकते हैं कि नहीं नहीं मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे ये भी नहीं दिया वो भी नहीं दिया। अरे भाई कौन किसको कुछ देता है, खुद हमें करनी है चीजें, खुद करेंगे तो ही कहीं पहुंच सकते हैं, अदरवाइज तो बहुत प्रॉब्लम है। इतनी पॉवर्टी में आगे बढ़ना है, जब एजुकेशन नहीं मिल रही तो पॉवर्टी के लूप से बाहर आना कितना टफ है ना। और जो मेरा मन है करने का वो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे को ट्रेडिशनली बोला जा रहा है कि हम तो यही काम करते हैं, तुम्हें भी यही काम करना है, और चाहे मेरा इसमें इंटरेस्ट हो या ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि इसको ही कंडेम करती है, वो इसी को कहते हैं कि ये कितनी खराब चीज है किसी भी चिल्ड्रन की लाइफ में, कि उसकी लाइफ को ये एक्सप्लॉइट कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है ना, पेरिश कर देती है। लेट्स मूव अ बिट फर्दर। सो ये है हमारा मेन टेक्स्ट, ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग। और इसका जो टाइटल है फर्स्ट पार्ट का वो है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। रैग में, गार्बेज में कभी कभार क्या होता है, 1 रुपया मिल जाता है उनको। तो ये वही चीज है। चलो पढ़ते हैं इसको और समझते हैं कि क्या कहना चाह रही है ऑथर यहाँ पे। वाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। तो ये क्या कह रही है यहाँ पे, जो ऑथर है एनी जंग, वो कह रही है वाई डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो। साहिब को, जो ये बच्चा है साहिब आलम, इससे ये यूं कहती है कि तुम ये क्यों करते हो, और ये रोज ही इनसे मिलती है एवरी मॉर्निंग। क्या करते हो, जब उस टाइम वो क्या कर रहा था, गोल्ड पर ढूंढ रहा होता है गार्बेज में। कितना आयरनिकल ये वर्ड है कि गोल्ड गार्बेज में ढूंढ रहे, मतलब कि क्या भाई, गार्बेज डंप्स ऑफ माय नेबरहुड, नेबरहुड में जितना भी गार्बेज डंप्स होता है ना, उसमें वो क्या कर रहे होते हैं, स्क्राउंजिंग, मतलब कि ढूंढ रहे होते हैं गोल्ड को, जो उनके लिए गोल्ड है ना। उनके लिए गोल्ड क्या है, 1 रुपया, 10 रुपया, या कोई कुछ ऐसी चीज जो उनके लिए यूजफुल है वो। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, वो क्या कह रहा है, वो बहुत पहले ही अपना घर छोड़ चुका है। सेट एमिट्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। तो ये कहाँ से आए हैं, ढाका से आए हैं, कहाँ है, बांग्लादेश में, है ना, वहां से ये लोग आए हैं। और इनका जो वहां पे घर था वो ग्रीन फील्ड्स के बीच में था, एमिट्स मतलब इन द मिडल ऑफ, राइट। और वो अब उसकी मेमोरी से भी मे भी नहीं है कि वो वहां पे कैसा था। There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him। तो उसकी मम्मी ने, साहिब की मदर ने ही बताया कि जो हमारे घर थे ना वहां पे वो स्टॉर्म में, और जो स्टॉर्म आया इतना ज्यादा कि वो सब कुछ चला गया, सब कुछ बह के चला गया, स्वेप्ट हो गया, है ना, फील्ड्स भी सारे खराब हो गए और होम्स भी। तो फिर उन्होंने उन्होंने वहां से क्या किया, फिर वो वहां से यहाँ दिल्ली में आ गए, इंडिया में आ गए, दिल्ली में, है ना। दिल्ली में एक एरिया है सीमापुरी, वहां पे ये लोग रहते हैं, आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली में, ठीक है। That's why they left looking for gold in the big city where he now lives। तो ये क्या कह रहा है कि इसलिए उन्होंने वहां से ढाका से अपने घर को छोड़ा और वो यहाँ पर आ गए कि बड़े शहर में गोल्ड ढूंढने के लिए, है ना। ये आए थे गोल्ड ढूंढने के लिए, लेकिन गार्बेज में ही फंस के रह गए। तो ये कितनी आयरॉनिकल सिचुएशन है कि क्या सोचा था कि बड़े शहर में जाएंगे, कुछ खाने के और सोर्सेज होंगे या कुछ काम करने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ पे भी उनको कितना क्या करना पड़ रहा है ना, रैग पिकिंग करना पड़ रहा है। तो वेरी ग्रेव सिचुएशन है ये, है ना।
लेट्स मूव अ बिट फर्दर। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। तो वो कहता है मेरे पास और कुछ नहीं है करने के लिए, बड़ी लो वॉइस में, मटर्स का मतलब होता है ना लो वॉइस, बहुत ही लो वॉइस में कहते हैं कि मेरे पास और कुछ है ही नहीं करने के लिए। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। ये कहती है कि स्कूल जाओ, पर फिर इंस्टेंटली उसको ये रियलाइज होता है कि ये मैंने क्या कह दिया, है ना। कितनी होलो एडवाइस है उस बच्चे के लिए जो रैग पिकिंग का काम कर रहा है, उससे जो वो हमारी ऑथर वो कह रही है कि भाई तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, तो मतलब कितनी कैसी क्या है उसके लिए, तो कुछ भी नहीं था, मतलब क्या बोल रहे हो, कुछ मैटर ही नहीं कर रही ये चीज जो उन्होंने बोली है। तो फिर जो साहिब है वो कहता है देर इज नो सच नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। वो कहते हैं कि मेरे नेबरहुड में या मेरे एरिया में या फिर इस एरिया में कोई भी स्कूल नहीं है, और अगर कभी ये स्कूल बनता है तो मैं स्कूल जरूर जाऊंगा। तो फिर वो जो हमारी ऑथर वो कहती है इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंगली। तो कहती है कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करती हूँ तो क्या तुम आओगे। तो वो क्या कहता है साहेब, यस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली, और वो हंस के अफर्म करते हैं कि यस मैं आऊंगा, बिल्कुल एक बड़ी सी स्माइल के साथ। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी। तो फिर थोड़ी दिनों बाद क्या होता है, जो साहिब आलम है वो फिर से मिलते हैं हमारी ऑथर से और कहते हैं कि क्या तुम्हारा स्कूल रेडी है, स्कूल बन गया। तो फिर आगे क्या होता है, क्या कहती है हमारी ऑथर, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से embarrassed at having made a promise that was not meant। तो उन्होंने कहा कि स्कूल को बनने में टाइम लगता है, स्कूल बहुत छोटी चीज नहीं है कि बस इंस्टेंटली बन जाएगी, उसको टाइम लगता है। लेकिन उसको ये बोलते हुए बड़ा embarrassed हो रहा है कि ये मैंने किस तरीके का प्रॉमिस कर दिया है ना, कि कैसा प्रॉमिस कर दिया जो मतलब कि जिसको फुलफिल नहीं कर सकती है, उसको वो चीज उसने प्रॉमिस कर दी। बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। वो कह रहे हैं जो जिस तरीके के प्रॉमिस मैंने करे हैं ना, वैसे ही कोई ना कोई इनके साथ रोज कोई ना कोई प्रॉमिस करते हैं, तो ये इनको इतना फील नहीं हो रहा, वो ये कह रहे हैं इतने इस तरीके से उसको इस चीज को वो क्या करिए कवर करिए। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, मतलब कि 1 महीना हो चुका था, आई आस्क हिम हिज नेम, फिर मैंने क्या करा उसका नाम पूछा, क्योंकि अभी तक तो उसको नाम भी नहीं पता था हमारी औरतों को। वो कहता है साहिब ए आलम, ही अनाउंसेस, उसने बड़े ही उसे कहा प्राउड से कि साहिब ए आलम, ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स। ये कहती है कि इसको पता नहीं है कि इस नेम का क्या मीनिंग है, और इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर इसको इसके नेम का मीनिंग पता हो, क्या है मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। और तो उसको बहुत मुश्किल होगा इसको बिलीव करने के में कि मैं यूनिवर्स का लॉर्ड हूँ, और सिचुएशन बिल्कुल ही इससे डिफरेंट है ना, बिल्कुल ही डिप्राइव्ड सोसाइटी में, और बिल्कुल ही इतनी ग्रेव सिचुएशन है कि क्या कहें, है ना। और नेम है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो ये बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्ट है, अलग है दोनों चीज, है ना। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them। ये क्या कह रही है कि अ, अपने नाम का तो उसको है नहीं आइडिया, है ना। और फिर क्या कह रहे हैं कि ये क्या करते हैं, रोम करते हैं, घूमते हैं स्ट्रीट्स में, और ये एक नहीं है, ये एक पूरा ग्रुप है छोटे बच्चों का। और कैसे, नंगे पैर, बेयर फूट, मतलब कि पैर में कुछ नहीं है उनके पहनने के लिए। और क्या करते हैं कि मॉर्निंग में दिखते हैं, अर्ली मॉर्निंग दिखते हैं, और नून में यानी अराउंड 12 वो क्या होता है डिसअपेयर हो जाते हैं, या फिर चले जाते हैं, या तो अपने घर या फिर कहीं और। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज, और अब उसको क्या हो गया, वो हर एक को रिकॉग्नाइज करने लग गई है जो हमारी ऑथर है। लेट्स मूव अ बिट फर्दर। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, फिर हमारी ऑथर उससे फिर मिलती है और क्या कहती है कि तुमने चप्पल्स क्यों नहीं पहने हैं। आई आस्क वन, उनमें से किसी एक से पूछती है वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, क्यों नहीं पहने हैं चप्पल्स। तो फिर क्या कहता है वो, आई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। वो ही सिंपली आंसर्स, वो कहती है कि मेरे पास चप्पल तो है, ऐसा नहीं है मेरे पास चप्पल नहीं है, बट वो शेल्फ में इतनी ऊपर रखी हुई थी कि मैं उसको ले नहीं पाया, और मेरी मदर ने मुझको दिया नहीं। तो इस तरीके से वो कहता है इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ। वो क्या करिए, अगर वो दे भी देती ना मदर तो भी वो उसको नहीं पहनता है। और क्या कहता है, एड्स अनदर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। जो दूसरा बच्चा होता है जिसने अलग दोनों अलग शूज पहने, तो वो क्या कहते हैं अगर इसकी मदर दे भी देती ना इसको चप्पल तो भी वो उसको नहीं पहनता। वेन आई कमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। जब उसके ऊपर ये कमेंट किया गया ना कि अगर इसकी मदर देती तो भी ये नहीं पहनता, तो वो एकदम से उसको क्या इन्फीरियर सा फील होने लगा, और वो अपने पैरों को क्या करने लगा, शफल्स करने लगा। आई वॉन्ट शूज सेज अ थर्ड बॉय हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑफ हिज लाइफ। तो ये क्या कह रहा है कि एक जो तीसरा बच्चा था वो क्या चाह रहा था कि उसको एक पेयर मिल जाए शूज के, है ना, शूज चाहिए था उसको। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट इन सिटीज
ऑन विलेज रोड। से कह रहे हैं कि मैंने पूरी कंट्री में ट्रैवल किया और मैंने देखा है कि जो बच्चे हैं ना वो बेयरफुट ही दिखते हैं, चाहे वो सिटीज हो बड़ी और चाहे वो विलेज के रोड्स हो। ठीक है, इस तरीके से वो कहती हैं। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इज वन एक्सप्लेनेशन। वेट, यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन है, ये गलती से हुआ है। ये क्या कह रहा है, इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि ये ऐसी बात नहीं कि हमारे पे पैसे नहीं है या हम परचेज नहीं कर सकते, बट ये क्या कह रहे हैं कि बट इट्स अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, कि ये हमारा रिवाज है ना। इसको इसने किससे एसोसिएट कर दिया, रिवाज से एसोसिएट कर दिया एक्सप्लेनेशन में। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। तो वो कह रही है कि वो बड़ा बड़ा ही इसमें उसको शौक हो रहा है कि किस तरीके से वो एक्सक्यूज दे रहे हैं ना अपनी जो पॉवर्टी है उसको कवर करने के लिए, वो किस तरीके से एक्सक्यूज दे रहे हैं कि ये तो हमारा रिवाज है कि हमें नंगे पैर रहना है। फिर वो क्या कहती है, आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी। मतलब कि उसको एक स्टोरी याद आती है, बात जो कहाँ की, यूडीपी की। कहाँ पे यूडीपी, ये केरला का एक पार्ट है, एक स्टेट वो कह सकते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, एक विलेज बोल सकते हैं। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि एक यंग बॉय की बात उसको याद आ रही है कि जो वो स्कूल जाता था और वहां पे एक टेम्पल भी था, वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट। उस टेम्पल में उसके फादर प्रीस्ट थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज। और वो जब स्कूल जाता था तो वहां पे रुकता था 2 मिनट और भगवान जी से प्रे करता था कि मुझे एक पेयर ऑफ शूज मिल जाए। 30 years लेटर आई विजिटेड हिज टाउन। और क्या हुआ, 30 साल बाद जब मैं उस टाउन में गई और उस टेम्पल के पास गई, विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन। मतलब कि अब वहां पे कोई नहीं रहता। जिस तरीके से पहले वो पूरा विलेज भरा हुआ था, अब वहां पे कुछ नहीं है, बस कुछ ही लोग हैं और पूरा जो ये एरिया है ना ये ड्राउंड हो गया है, कवर हो किसने कर लिया, एयर ऑफ डेजोलेशन। मतलब यहाँ कोई नहीं है। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स। तो और अब एक जो न्यू प्रीस्ट था वो उस टेम्पल के पीछे रहने लग गया, बैकयार्ड में रहने लग गया। ठीक है, और वहां पे कहते हैं रेड एंड व्हाइट कलर के प्लास्टिक के चेयर्स थे। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म। ठीक है, एक बच्चा ग्रे यूनिफॉर्म में wearing socks and shoes arrived panting and threw his bag on a folding bed। तो उसने क्या देखा कि एक यंग बच्चा ड्रेस था फुली, शूज और सॉक्स पहने हुए थे, आता है भागते भागते पैंट करते हुए, है ना, और अपने बैग को क्या करता है, फोल्डिंग जो बेड है उस पर रख देता है। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेम्बर्ड। तो उस बॉय को देख के उसको क्या याद आता है, द प्रेयर अनदर बॉय हैज मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज लेट मी नेवर लूज देम। ठीक है, जो वही बच्चा जो उस टाइम पे क्या करता था, रुक के टेम्पल के सामने जो गॉडेस है उसे क्या कहता था कि भाई मुझे एक पेयर ऑफ शूज चाहिए। और अगर वो उसको मिल भी जाते हैं और फिर वो क्या कहते हैं कि लेट मी नेवर लूज देम, वो उसको इतना केयर से रखता है कि वो कभी गुम ना हुए। The goddess had granted his prayer. Young boys like the son of the priest now wore shoes। मतलब ये क्या कह रही है कि गॉडेस ने उसकी प्रेयर को ग्रांट कर दिया और जैसे ये यंग बॉय हैं, जैसे कि ये प्रीस्ट का सन है, ये भी अब शूज वेयर कर रहा है, राइट। बट मेनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। तो यहाँ पे क्या कह रही है कि ठीक है, ये तो प्रीस्ट के बच्चे के पास तो शूज हैं, बट अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे जो रैग पिकिंग का काम करते हैं और जो मेरे नेबरहुड में रहते हैं, वो अभी भी रिमेन शूलेस है, मतलब कि अभी भी उनके पास शूज नहीं है, राइट। Let's move a bit further. My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metamorphically। ये क्या कह रहे हैं कि उस जैसे ये रैग पिकर से मिलती रही तो ये कहाँ पर लेकर गए, पर ये कहाँ पर गई, सीमापुरी में। ठीक है, सीमापुरी एक प्लेस है दिल्ली में। ठीक है, और ये क्या कह रहे हैं कि वैसे तो ये दिल्ली का है लेकिन मेटामॉर्फिकली, ये मतलब कि इतनी लिविंग कंडीशन इतनी हार्श है ना वहाँ पे, दिल्ली का तो पार्ट लगता ही नहीं, वो तो कुछ अलग ही लगता है कि ऐसा लगता है माइल्स अवे है। बस ये कहने को कह दिया गया कि दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में है, पर ये जो वहाँ पे जो लिविंग कंडीशंस है ना वो बहुत ही मतलब कि क्या कहें वहाँ की कंडीशंस के बारे में। दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन
1971। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं ना वो कहाँ से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं। कब? 1971 में। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, और जो साहिब की फैमिली है वो भी उन्हीं में से है जो 1971 में बांग्लादेश से इंडिया आए और दिल्ली में सीमापुरी में आकर रहने लगे। सीमापुरी एज देन अ वाइल्डरनेस, वो उस टाइम पे भी जो एरिया था वो क्या कह सकते हैं, वेस्टलैंड था। इट्स स्टिल इज, और आज भी वो वेस्टलैंड है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी। लेकिन उस टाइम पे एम्प्टी था, वहां पे कोई लोग नहीं रहते थे, बट अब वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं जो रैग पिकिंग का काम करते हैं, राइट। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड tarpaulin devoid of sewage drainage और running water live 10,000 रैग पिकर्स। वो कह रहे हैं कि उनका जो घर क्या है ना वो किस तरीके का मड से बना हुआ, ठीक है, और जो रूफ है ना वो टिन की या टार्पोलिन जो क्लोथ होता है उसकी है। सीवेज की कोई फैसिलिटी नहीं है, ड्रेनेज की कोई फैसिलिटी नहीं है, और ड्रिंकिंग वाटर जो होता है, रनिंग वाटर कुछ नहीं है वहाँ पे। और वहाँ पे 10,000 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं, 10,000 लोग जो कूड़ा बीनने के काम करते हैं वो वहाँ रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स, बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड अनेबल देम टू बाय ग्रीन। ये क्या कह रही है कि उनको यहाँ रहते रहते 30 years हो गए हैं, उनके पास कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है, उनको किसी ने परमिट नहीं किया यहाँ रहने के लिए, बस एक चीज है उनके पास, वो है उनके राशन कार्ड्स, ठीक है। और ये राशन कार्ड है इसलिए उनके वोटर लिस्ट में नेम है, और बस उस जो ये राशन कार्ड है उससे वो क्या बाय कर सकते हैं, सिर्फ ग्रीन बाय कर सकते हैं। इसीलिए पर्पस ही यही है ग्रीन बाय करने का, और उनको आइडेंटिटी से, ठीक है, और किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पास कोई आधार कार्ड कुछ नहीं है उनके पास, ठीक है। और ये भी क्यों इनको राशन कार्ड दिया गया है, वोटर लिस्ट में इनका नाम है, ताकि जब भी इलेक्शन हो तो ये अपना वोट कास्ट के जो प्रेशियस वोट्स हैं वो बस लोग लेना चाहते हैं, इनकी जो कंडीशन है ना उसको कोई ठीक नहीं करना चाहता, वो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं, ठीक है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। फिर वो ये देखो कितनी कैसी लाइन है ये, फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। उनको आइडेंटिटी का क्या करना है जब उनके पास, वो कह रहे हैं कि फूड ही सब कुछ है, खाना मिलना चाहिए, रात को हम खाना अच्छे से खाकर सोएं, ये ही उनका एक एम होता है रोज, ठीक है। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वी वुड रेदर लिव हेयर देन इन द fields that gave us no green, say a group of women in tattered sarees when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers। तो ये क्या कह रहे हैं कि इफ एट द एंड ऑफ द डे, मतलब कि जब दिन खत्म हो गया तो उस टाइम पे बस ये अपनी फैमिली को फीड कर सकें, सभी जो फैमिली के मेंबर है वो अच्छे से खा सकें ताकि भूख से उनके पेट में दर्द ना हो। फिर वो कहते हैं कि हम ऐसी जगह पर रहना पसंद करेंगे जहां हमारा पेट भर रहा है, ना कि उस जगह पे जहाँ पे बहुत अच्छे ग्रीन फील्ड्स और रिवर तो हैं पर खाने के लिए कुछ नहीं है। और ये कौन कहता है, वहाँ पे जो सीमापुरी में जहाँ वो ऑथर गई थी वहां पे एक ग्रुप ऑफ वुमेन था, और वो उन्होंने क्या पहना था, टैटर्ड साड़ीज, मतलब कि जो साड़ी वो टॉर्न थी, डैमेज साड़ी थी, कोई बहुत अच्छी साड़ी नहीं पहनी हुई थी उन लोगों ने, ठीक है। इस तरीके से वो कंपेयर करते हैं कि यहाँ पे फूड है जो कि वहां पे नो नहीं, और यही बेसिक नीड है, फूड तो चाहिए ही चाहिए। वेर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम्स ट्रांजिट होम्स। तो क्या कह रहे हैं कि जहाँ पे भी फूड होता है ना वो वहीं चले जाते हैं, अपना ट्रांजिट होम्स जो कि परमानेंट नहीं है, जिसको उसी वक्त लगा के रह सकते हैं और फिर उसको हटा भी सकते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। वो क्या कह रही है कि जो उनके बच्चे हैं ना वो भी ग्रो होती हैं और वो पार्टनर बनते हैं सर्वाइवल में, मतलब कि वो भी क्या करते हैं, वही काम करते हैं जिससे कि अर्निंग हो ना, कुछ पैसे आए घर में। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। कह रहा है अगर सीमापुरी में रहना है तो रैग पिकिंग ही है, वहां पे रैग पिकिंग का काम ही करना पड़ेगा। थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट। और इसको अभी क्या कहने लग गए कि ये इतने सालों से हम कर रहे हैं कि अब तो ये एक आर्ट की तरह हो गया, एक आर्ट है उनके लिए ये चीज, राइट। गार्बेज टू देम इज गोल्ड। यहाँ पे देखो गार्बेज टू देम इज गोल्ड, ये कितनी किस तरीके का कंपैरिजन है, यहाँ पे देखो क्या बोला गया है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, इट इज देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ इट इज लीकिंग रूफ, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर। ये क्या कह रहे हैं कि जो गार्बेज है ना वो उसके लिए उनके लिए गोल्ड है, और क्या कह रहे हैं कि इट इज देयर डेली ब्रेड, मतलब कि इससे उनका खाना आता है ना, उनके घर उनके सर पे जो छत है वो भी इसी गार्बेज की वजह से, इसमें जो ये काम करते हैं, चाहे वो जो रूफ है वो लीकिंग ही क्यों ना हो, लेकिन ये हो किस चीज से रहा है कि जो वो रैग पिकिंग का काम करके जो भी पैसे उनको मिलते हैं उन्हीं से उनका खाना रहना हो पाता है। बट फॉर अ चिल्ड्रन इट इज इवन मोर। वो क्या कह रही है कि बच्चे के लिए जो है ना, बच्चे को क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए ये बहुत इस चीज से ज्यादा है। यहाँ पे बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल बताया जा रहा है, जैसे कि ये क्या कह रहा है, आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 rupee नोट, साहिब सेज हिज आईज लाइटिंग अप,
क्या कह रहे हैं कि आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, कभी कभार उसको 1 रुपए मिल जाता है, कभी कभी 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है, और इससे क्या होता है जो आंखें ना वो लाइट अप, मतलब कि स्पार्कल आ जाता है लाइट में ना आंखों में कि वाओ 10 रुपी नोट, 1 रुपी कॉइन, इस तरीके से बहुत खुश होते हैं। When you can't find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging for there is hope for finding more। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो गार्बेज के हीप में जो कॉइन मिल रहे हैं, है ना, कुछ भी मिल जाए, जैसे इसने इसको यहाँ पे सिल्वर कॉइन से डिनोट किया है, हालांकि वो कोई सिल्वर कॉइन नहीं है, वो सिर्फ नॉर्मल कॉइन है। तो कह रहा है फिर आप रुक नहीं सकते उस एक्टिविटी को करने में कि बार बार और कूड़ा बीनो और कूड़ा बीनो, जरूर कुछ ना कुछ इसमें इंपॉर्टेंट या बहुत ही वो चीज मिलेगी जिसकी उसको जरूरत है, ठीक है। तो आप रुक नहीं सकते, आप फिर अपने आप को रोक नहीं सकते, फिर आपको वो भूख होगी, वही ग्रीड जो हमें पता है कि जो वही ग्रीड जो कि और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाने के चक्कर में वो पूरे दिन यही काम करते रहते हैं। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। तो ये यहाँ पे ये कंपेयर करें कि पेरेंट्स के लिए जो गार्बेज है ना, रैग पिकिंग का काम है, वो कुछ अलग है, और बच्चों के लिए कुछ अलग है, क्योंकि बच्चे क्या ढूंढ रहे हैं उसमें, बच्चे वो चीज ढूंढ रहे हैं जो उनके लिए यूजफुल है, राइट। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर। बच्चों के लिए क्या वो रैप्ड एक जो वो चीज जिससे कि उनको बहुत ही वो एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज मिल जाए जिससे कि उनको बहुत अच्छा लगे। फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। लेकिन बड़े लोगों के लिए क्या है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल है कि खाना आएगा, रहने के लिए जगह होगी, या जो भी उनके डेली लिविंग के एक्सपेंसेस के लिए है, राइट। One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis। तो ये कह रहे हैं एक फाइन विंटर मॉर्निंग थी, उसमें साहिब कहाँ खड़े थे, कहाँ खड़ा था, फेंस्ड गेट, नेबरहुड में एक क्लब था और उसके गेट पे फेंसिंग थी, वो उस गेट पे खड़ा था और क्या कर रहा था, देख रहा था। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, जो दो लोग थे वो व्हाइट कलर के उन्होंने कपड़े पहने हुए थे और क्या खेल रहे थे, वो टेनिस खेल रहे थे, राइट। उसको वो देख रहा था और फिर क्या कहता है, आई लाइक द गेम, मतलब वो कहते हैं कि वो उसको गेम अच्छा लगता है। ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और कह रहे हैं मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है उनको देखना ऐसे यहाँ से खड़े होकर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स। वो क्या कहता है कि मैं अंदर भी चला जाता हूँ जब कोई भी यहाँ पे नहीं होता, जब मैं अंदर भी चला जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और वो कहते हैं जो गेट कीपर है वो मुझे अंदर आने देता है और जो स्विंग है वहां जो झूला उसको यूज करने देते हैं। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शू दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। वो साहिब ने भी क्या करा हुआ है, टेनिस शूज पहने हुए हैं जो उसको कभी रैग पिकिंग के दौरान मिल गए थे, ठीक है, और वो बड़े ही स्ट्रेंज लग रहे हैं क्योंकि जो उन्होंने शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए ना उस बच्चे ने, वो डिसकलर्ड है, मतलब कि वो पेल हो गया है ना, कलरलेस हो गई है वो शर्ट और शॉर्ट्स पहन पहन के। समवन गेव देम टू मी, वो क्या कह रहा है कि ये जो टेनिस शूज है वो किसी ने मुझे दिए थे। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वो एक्सप्लेन करता है उसको कि ये जो शू है ना ये मेरे को किसी ने दिए थे, राइट। Let's move a bit further. The fact that they are discarded once for some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him। वे क्या कह रहे हैं कि ये शूज है ना किसी रिच बॉय ने डिस्कार्ड कर दिया, उसको नहीं चाहिए, ठीक है। और क्यों नहीं चाहिए उसको, क्योंकि उसके एक शूज में क्या होल है, लेकिन वो जो होल है ना वो मुझे बॉदर नहीं कर रहा, मैं इसको पहन सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू। वो क्या कह रहे हैं कि जो बेयरफुट रहते हैं या फिर जो जिनके पैरों में पहनने के लिए जिनके पास कुछ नहीं होता, उनके लिए अगर शू में अगर एक होल भी है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी उनके लिए तो ड्रीम कम ट्रू टाइप्स वाली सिचुएशन हो गई कि चलो कुछ भी नहीं था पहनने के लिए तो एटलीस्ट कुछ तो है, तो वो बहुत खुश होते हैं कि होल है तो कोई बात नहीं, ये मेरे लिए इनफ है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन वो जो गेम था टेनिस का जो वो देख रहा था वो उसके रीच से बहुत दूर है। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, लेकिन अब नेक्स्ट कुछ दिनों बाद क्या होता है, क्या दिखाई देता है, साहिब जो है वो मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था। इन हिज हैंड इन अ स्टील कैनिस्टर, मतलब कि हाथ में क्या था, कैनिस्टर था, एक स्टील का डब्बा होता है बड़ा, वो उसके हाथ में था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज। ये क्या कहता है ऑथर को कि मैं अब एक टी स्टॉल पे काम करने लग गया हूँ, राइट। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, और वो इशारा करके कहता है कि वो उधर की तरफ है और मैं वहां पे अब टी स्टॉल पे काम करने लग गया हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, और मुझे 800 रुपए मिलते हैं और पूरे दिन में जो मेरे को खाना होता है वो खाने को मिलता है, ऑल राइट। डज ही लाइक द जॉब, वो पूछते हैं कि जॉब क्या तुम्हें ठीक है, वो तुम्हारे लिए जॉब ठीक है। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, मतलब कि उसका जो फेस है वो केयर फ्री लुक शो कर रहा था कि ठीक है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ये भी ठीक है, ये जो जॉब है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी,
सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। ये क्या कह रहे हैं, जो ये स्टील का कैनिस्टर था ना, ये बहुत ही मुझे उसके हाथों में क्या लग रहा था, बहुत ही हैवी लग रहा था। जब जब वो प्लास्टिक बैग लेके रैक पिकिंग का काम करता था, तब वो बड़ा ही लाइट फील करता था, मतलब कि तब उसके अंदर वो था, वो जब वो एज अ चाइल्ड काम करता था। लेकिन अब क्या हो गया, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है ना, तो वो उस चीज को क्या कह रहे हैं, जो स्टील कैनिस्टर है वो बहुत हैवियर है, कंपेयर किया जा रहा है उस प्लास्टिक बैग से जिसको वो यूज करता था रैक पिकिंग में अपने शोल्डर पे रख के, राइट। द बैग वॉज हिज, और वो क्या कह रहे हैं कि जो वो बैग था ना वो उसका अपना था। जब उसका मन करता था कर लेता था, जब नहीं करता था तो नहीं करता था। लेकिन जब आप कहीं पे काम कर रहे हो तो आप एक बॉन्डेज में हो कि भाई आपको ये इतने से इतने 9 to 5 करना ही करना है, ये काम करना ही करना है, आप डिनाई नहीं कर सकते, राइट। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और ये कैनिस्टर था, ये किसका था, जिस टी शॉप पे वो काम करते था, ठीक है, और बैग उसका अपना था। तो यहाँ पे इस तरीके से कहना चाह रहे हैं कि बैग जब वो रैक पिकिंग का काम करता था तो वो फ्री था, उसके पास फ्रीडम थी। लेकिन अब जब वो किसी स्टॉल पे काम करता है तो उसको क्या, वो अपना ओन मास्टर नहीं है, अब उसके ऊपर कोई है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और अब वो अपना मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकता। अब उसको जो टी स्टॉल का, जो टी शॉप का जो वो है ऑनर है, उसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। जब उसका मन करता है तब वो काम करता है उसके कहने पे, मतलब कि अपना अब कुछ रह नहीं गया है, इस तरीके से वो कहती है जो हमारी ऑथर है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ आवर फर्स्ट पार्ट विच इज द पार्ट ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है। जो लॉस्ट स्प्रिंग जो हमने चैप्टर पढ़ा, इसके फर्स्ट पार्ट की ये स्टोरी थी साहिब आलम की, कि वो कितना ही बच्चा जो कितना डिप्राइव्ड स्टेट ऑफ में है, मतलब कि कितना पोवर्टी में वो रह रहे हैं। पुअर होना कितना बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब कि एक तरीके से कि सर्वाइवल के लिए रोज सुबह उठना और वो काम करना जो हम नहीं करना चाहते, राइट। और जो ये पॉवर्टी का लूप है, इसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, और ये जिससे हो सकता है वो है एजुकेशन, और वो ही उन बच्चों को नहीं मिल पा रही है, एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। लेकिन जब उसने बोला कि ठीक है यहाँ पे स्कूल ओपन करेंगे, तो वो हैप्पी है, वो एजुकेशन लेना तो चाहते हैं, लेकिन क्या करें, मीन्स ही नहीं है, मीडियम ही नहीं है, तो कैसे होगा, है ना। तो अगर चेंज चाहिए ना, तो भाई एजुकेशन तो बहुत जरूरी है। अगर एजुकेशन नहीं मिल रही है तो फिर ये जनरेशन तक यही रैक पिकिंग का काम ही होगा उनकी फैमिली में, जो कि बहुत ही बुरा है, राइट। So this is all about the story of our first part of the chapter Lost Child, and I hope you found this explanation useful. So see you in the next video. Till then, happy learning.